फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। हमारा सिलेबस चेंज से रिलेटेड मैंने एक सीरीज बनाना चालू किया है। तो अभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस आप लोगों का कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उन लोगों का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बच्चों का जो टॉक का सिलेबस चेंज हुआ है उससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या सिलेबस के अंदर में चेंजेस हुए हैं। ज्यादा चेंजेस देखिए नहीं होते हैं कोई भी सिलेबस के अंदर में, सफलिंग ही होता है थोड़ा सा, लेकिन आपको एक आइडिया रहे कि क्या सिलेबस के अंदर में चेंजेस हुए हैं। नया पेपर जो 2023 के हिसाब से आने वाला है तो वो किस तरीके से रहना चाहिए, वो सारी की सारी चीजों का आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। तो क्या चेंजेस थे, कब कब वो चेंजेस हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का पहला नोटिफिकेशन टॉक के लिए कब आया था, उसके बाद में अगला नोटिफिकेशन कब आया, क्या चेंजेस किए गए, वो सारी की सारी चीजों को यहाँ पर अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यहाँ पर केवल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले बच्चों का सिलेबस में चेंज किया गया है। बाकी ये सेम सब्जेक्ट हमारा आईटी ब्रांच को भी है, सेम ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच को भी है, और जो हमारा जो एआई डेटा साइंस वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को भी है। उन लोगों के सिलेबस के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो सिलेबस हमारा पहले से चल रहा था वो सिलेबस उन लोगों के लिए सेम रहने वाला है। ये सिलेबस केवल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा सफल किया गया है। क्या सफल किया है, क्या चेंजेस किए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि ये वीडियो कब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, किसके अकॉर्डिंग है ये। तो मैं एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए जो समर 24 का एग्जाम होने वाला है 25 मई 2024 को, उसके हिसाब से मैं यहां पर सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। सो दैट समर 24 के एग्जाम के हिसाब से पहला नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी का आया था वो 2020 में, जब सीबीसीएस पैटर्न फर्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम पर ये नोटिफिकेशन नंबर 89 आया था, जिसके अंदर में सारे के सारे सिलेबस सभी ब्रांचेस के दिए गए थे। ये 26/10/2020 को नोटिफिकेशन आया था 89 नंबर का, और इसके पेज नंबर 51 से हमारा जो है वो नोटिफिकेशन, हमारा जो है टॉक का सिलेबस का पोर्शन स्टार्ट होता है। मैं आपको यहां पर नोटिफिकेशन नंबर 89 ये बता रहा हूं। ये हमारा 89 नंबर का नोटिफिकेशन है। आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पर नोटिफिकेशन एंड के अंदर में आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 89 नंबर का नोटिफिकेशन है 2020 पर, ये 26/10/2020 को आया था, और इसके अंदर में पेज नंबर 51 पर हमारा जो टॉक का सिलेबस है वो यहाँ पर 51 के ऊपर हमारे को दिया गया था। तो 51 के अंदर में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग KS उसका कोड रहता है, ये पहला सब्जेक्ट है। और उसके बाद में डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट पेपर हमारा टॉक का रहता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और उसके बाद में ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का ये सिलेबस है। ये सिलेबस का यहाँ पर ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे को दिया हुआ था। ये सिलेबस हमारा जो 2020 के अंदर में जब सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पर आया था। उसके बाद में एक नोटिफिकेशन और आया है, वो नोटिफिकेशन 2023 में आया है, नोटिफिकेशन नंबर 121। ये 17/8/2023 को आया था, और इसके अंदर में उन्होंने टॉक के सिलेबस के अंदर में चेंजेस किए हुए हैं। सो मैं आपको ये दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है 121 नंबर का 2023, और ये 17/8/2023 को, अगेन ये भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो पूरे का पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर है, उसको देख करके दे रहा हूँ। मेरा इसमें से अपनी तरफ से कोई भी योगदान नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन को मैं आप लोगों को केवल यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहा हूँ। यहां पर पेज नंबर 5 के ऊपर आप लोगों को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सिलेबस का चेंज का यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का पेज नंबर 5 के ऊपर है, और इसके सामने KS केवल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये केवल कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बच्चों के लिए चेंज किया गया है। तो ये यहाँ पर नए सिलेबस के अंदर में ये चेंजेस यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहे हैं। चेंजेस ज्यादा नहीं है, देखिए बेटी, केवल केवल सफलिंग का पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है। मैं कंपेयर करके आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा ओल्ड सिलेबस था। ओल्ड सिलेबस के अंदर में पहले यूनिट के अंदर में फाइनाइट स्टेट मशीन से रिलेटेड पूरा का पूरा पोर्शन था, जिसके अंदर में मिनिमाइजेशन ऑफ DFA तक का पोर्शन यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है पहले यूनिट के अंदर में, यहां पर उन्होंने इतना पार्ट जो भी मैंने शेड में आपको दिखाया हुआ है, ये वाला पार्ट जो रहेगा वो आपका अभी फर्स्ट यूनिट बना दिया है। मिनिमाइजेशन ऑफ DFA पर स्टॉप कर दिया है पहले यूनिट को। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पहला यूनिट जो है उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग, फॉर्मल लैंग्वेज, मिनिमाइजेशन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा,
कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिनिमम ऑटोमेटा, ये वाला पार्ट पे जाकर के उन्होंने पहले यूनिट को स्टॉप कर दिया है। मतलब फर्स्ट यूनिट का जो डेफिनेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिली एंड मूरे मशीन से रिलेटेड जो पोर्शन था, ये मिनिमाइजेशन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा पहले यूनिट के अंदर में डाल दिया है। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहां पर उन्होंने यूनिट नंबर 2 के अंदर में शिफ्ट कर दिया है। डेफिनेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मूरे एंड मिली मशीन, इंटर कन्वर्जन मिली एंड मूरे मशीन, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा यूनिट नंबर 2 के अंदर में आ गया। डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिली एंड मूरे मशीन, कन्वर्जन बिटवीन द मिली एंड मूरे मशीन। तो इसमें से सिलेबस में से कुछ कट नहीं हुआ है, केवल जो फाइनाइट ऑटोमेटा में तो आउटपुट वाला जो पार्ट है उसको यूनिट नंबर 2 के अंदर में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। एंड यूनिट नंबर 2 के अंदर में का कुछ पोर्शन यूनिट नंबर 2 में रखा है और कुछ पोर्शन को यूनिट नंबर 3 बना दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट यहां पर जो पार्ट है, डेफिनेशन एंड आइडेंटिटीज ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, गिवन लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द आरई, यहां तक का पोर्शन हमारा यूनिट नंबर 2 के अंदर में रखा गया है नए सिलेबस के हिसाब से। तो यहां पर जब आप सेकेंड यूनिट के अंदर में देखेंगे तो डेफिनेशन से लेकर के कंस्ट्रक्शन ऑफ यहां तक का पोर्शन जो है वो यूनिट नंबर 2 के अंदर में आ गया। मतलब यूनिट नंबर 2 के अंदर में अब आपका यहां से मिनिमाइजेशन ऑफ ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और यहां का इतना जो पार्ट है, ये मिलाकर के आपका यूनिट नंबर 2 बन गया है नए सिलेबस के हिसाब से। ड्रॉप कुछ भी नहीं हुआ है। जो पहले यूनिट में था उसमें का मिलीमूर मशीन पोर्शन वाला, और आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर में हमारा जो लैंग्वेज से एरी बनाना है, वो वाला पोर्शन यूनिट नंबर 2 के अंदर में है। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन से लेकर के एफए तक का पोर्शन हमारा यूनिट नंबर 3 में चला गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा यूजिंग एडम्स थ्योरम वाला जो पोर्शन है, और आखिरी तक इक्विवेलेंस ऑफ आरईजी2 एंड एफए तक का जो पोर्शन है वो यूनिट नंबर 3 के अंदर में शिफ्ट कर दिया है। तो पहले जो यूनिट नंबर 2 के अंदर में ये जो बचा हुआ पोर्शन था वो अब यूनिट नंबर 3 हो गया है। मतलब पहले जो यूनिट 2 थे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, उसको यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड इस तरीके से किया गया है कि आपका यहां तक का पोर्शन आने तक आपके 3 यूनिट हो जा रहे हैं। तो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट एंड तीसरा यूनिट यहां से इस तरीके से ही बन रहा है। चौथे यूनिट के अंदर, मतलब जो पहला ओल्ड सिलेबस के अंदर में जो तीसरा यूनिट था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड द लैंग्वेजेस वाला पोर्शन, उसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन अब ये यूनिट नंबर 4 हो गया है। तो यहां पर यूनिट नंबर 4 के अंदर में कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्री कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड द लैंग्वेजेस, और ये चॉम्स्की हायरार्ची तक का जो पोर्शन है, ये पहले यूनिट नंबर 3 था, अभी यूनिट नंबर ये 4 बन गया है। तो आप देखेंगे कि यहां पर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा एज इट इज रखा है, लेकिन वो अभी यूनिट नंबर 3 की जगह पर यूनिट नंबर 4 बन गया है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, पुश डाउन ऑटोमेटा, यूनिट नंबर 4 था जब पहले, जो पहले यूनिट नंबर 4 था एज इट इज अप टू द लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, आपको ये वाला पोर्शन है, लेकिन ये भी पोर्शन अभी यूनिट नंबर 5 बन चुका है, क्योंकि एक यूनिट आगे सरक गई है, तो इसकी वजह से पुश डाउन ऑटोमेटा वाला पोर्शन अभी यूनिट नंबर 5 बन गया है। और उसके बाद में यहां पर ट्यूरिंग मशीन वाला जो पोर्शन है और जो डिसाइबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी वाला जो पोर्शन है, ये दोनों यूनिट्स को मर्ज करके यहां पर यूनिट नंबर 6 बनाया गया है। तो ट्यूरिंग मशीन का पोर्शन पहले जो 5 यूनिट में था, अभी यहां पर 6वीं यूनिट के अंदर में ट्यूरिंग मशीन वाला पोर्शन आ गया है। सो ट्यूरिंग मशीन, डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी, ड्रॉप कुछ भी नहीं किया गया है, ये दोनों यूनिट्स को भी यहां पर मर्ज कर दिया है, और कुछ पॉइंट्स यहां पर जो है वो शॉर्ट में लिख दिए, लेकिन पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, आप ये ध्यान रखिए। सो यहां पर आप ट्यूरिंग मशीन के अंदर में फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, डिजाइन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन आ गया, इसका मतलब आपको पूरे ट्यूरिंग मशीन के डिजाइनिंग से रिलेटेड पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा। वेरिएंट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स आ गए, इसका मतलब सारे वेरिएंट्स वाला जो थ्योरी वाला पोर्शन रहता है वो सब भी इसके अंदर में आ गया। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ये यहां तक का पोर्शन हमारा ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड है, जो यहां पर आप देख सकते हैं सेम चीज पूरी यहां लिखी हुई है। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, डिजाइन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, कंप्यूटेशन फंक्शन, चर्च हाइपोथेसिस। चर्च हाइपोथेसिस यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है नए सिलेबस के हिसाब से, यहां पर चर्च हाइपोथेसिस नहीं है, चर्च हाइपोथेसिस का केवल ड्रॉप हुआ है। चर्च हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से रहता है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी आई सजेस्ट कि आपने पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कंप्यूटेबिलिटी फंक्शन यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, कंप्यूटेबिलिटी फंक्शन को यहां पर ड्रॉप किया गया है। तो यहां से अगर हम देखें तो कंप्यूटेबिलिटी फंक्शन नहीं अवेलेबल है, चर्च हाइपोथेसिस नहीं है, डिजाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन है, काउंटर मशीन नहीं है। ये वाला पोर्शन भी कंटिन्यूशन में आप बोल सकते हैं कि यहां से हमारा जो पोर्शन है काउंटर मशीन तक का पोर्शन नहीं है, लेकिन काउंटर मशीन भी वेरिएंट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन के अंदर में कहीं ना कहीं आ जाता है, तो इसलिए आपको वो पढ़ना ही है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो ट्यूरिंग मशीन के अंदर में अभी नए सिलेबस के अंदर में नहीं है, काउंटेबल फंक्शन नहीं दिया है।
उसके ऊपर कभी क्वेश्चन आता नहीं था। चर्च हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता था, तो अभी चर्च हाइपोथेसिस नए सिलेबस के अंदर में ड्रॉप किया गया है, तो यहाँ पर चर्च हाइपोथेसिस नहीं दिखाई देगा आपको। उसके बाद में वेरिएंट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन एंड यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का पोर्शन पूरा का पूरा आखिरी तक है। वेरिएंट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन एंड यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का पोर्शन पूरा का पूरा सिलेबस में है। उसके बाद में डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी का जो पोर्शन है, उसमें देखिए आप क्या क्या चीजें यहाँ पर उन्होंने छोड़ी हुई है। तो डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम यहाँ पर है, डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम, हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द ट्यूरिंग मशीन यहां पर है। अनडिसाइडेबिलिटी, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, यहां पर अनडिसाइडेबिलिटी, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, यहां पर प्रॉपर्टीज अनडिसाइडेबल एंड रिकर्सिव, प्रॉपर्टीज एंड रिकर्सिव यहाँ पर ये जो लिखा है इसके अंदर में वो टाइपिंग का उनका प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टीज ऑफ द रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस यहाँ पर आ गया, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये यहाँ तक हम लोग को दिखाई दे रहा है। सो रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज तक का। अब इसके अंदर में जो नए सिलेबस के अंदर में दिख रहा है वो पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम को ड्रॉप किया हुआ दिख रहा है, और इंट्रोडक्शन टू रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दो टॉपिक्स यहाँ से हमारे को यूनिट नंबर 6 के अंदर में यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं नए सिलेबस के अंदर में, और यूनिट नंबर 5 के अंदर में ट्यूरिंग मशीन के अंदर में कंप्यूटेबल फंक्शंस एंड चर्च हाइपोथेसिस एंड काउंटर मशीन वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये 3-4 टॉपिक्स जो है वो यूनिट नंबर 6 के अंदर में मर्ज करने के टाइम पर उन्होंने ड्रॉप किए हुए हैं, और ये यूनिट नंबर 6 बनाया हुआ है। तो एक तरीके से सिलेबस में कुछ नया ऐड नहीं किया गया है, पुराना ही पूरा का पूरा सिलेबस है, और ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी की पूरी पढ़नी ही पड़ती हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास में ये जो दिखाई दे रहा है कि ये जो चेंजेस हैं वो मेरा काम है आप लोगों के सामने रखना। तो यूनिट नंबर 4-5 के अंदर में जो पहले था कंप्यूटेबल फंक्शन, चर्च हाइपोथेसिस, काउंटर मशीन, ये पोर्शन अभी सिलेबस में नहीं है यहाँ पर, और पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते थे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते थे जो भी नए सिलेबस के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने दोनों सिलेबस को आपको कंपेयर करके बता दिया है, ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। थोड़ा सा यहाँ पर यूनिट नंबर 5 और 6 में के कुछ टॉपिक्स को ड्रॉप करके यहाँ पर एक यूनिट में मर्ज करके बनाया गया है, इस तरीके से कुछ पोर्शन है। यहाँ पर हमारी आदित्य पब्लिकेशन की नोट्स अवेलेबल रहती है। आदित्य पब्लिकेशन के नोट्स के अंदर में आप लोगों को पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर में अरेंज करके मिलता है। पूरे यूनिवर्सिटी के पेपर्स के सॉल्यूशंस उसके अंदर में मिल जाते हैं। अभी जैसा समर 24 का पेपर हो रहा है तो विंटर 23 तक के पेपर्स के सारे सॉल्यूशंस उसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा देवा ऐप पर हमारा वीडियो लेक्चर्स का कोर्स भी अवेलेबल है। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, वहां पर आप चाहो तो वीडियो लेक्चर्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर में हर चीज वहां पर डिटेल में समझाई हुई है। मैं इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अलग से और दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसके बारे में मैं यहां पर बताने वाला हूं। ये जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं वो केवल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए हुए हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो बच्चे हैं, या जो आईटी वाले बच्चे हैं, या जो लोग डेटा साइंस वाले बच्चे हैं, उन लोगों को एआई एंड डेटा साइंस वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के सिलेबस के अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। उनका सिलेबस जैसा पहले था वैसा का वैसा ही है। आप आदित्य पब्लिकेशन की नोट्स लेंगे तो उसके अंदर में हम अपडेटेड मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल करवाते हैं, तो उसके अंदर में स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सिलेबस की कॉपी भी देखने को मिल जाएगी। अभी भी टाइम है एग्जाम के हिसाब से, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। ये पेपर कहीं ना कहीं दूसरे भी पेपर्स आगे जो आप पढ़ने वाले, क्योंकि इस पेपर का जो बेस रहता है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप लोगों ने जो थर्ड सेमेस्टर में सीखा हुआ था उस पर बेस्ड है। उसके बाद में ये पेपर आगे जाकर के आप 5वें सेमेस्टर में कंपाइलर डिजाइनिंग का एक पेपर पढ़ने वाले हैं, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। और जो लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टाइप के पेपर्स पढ़ेंगे उनके अंदर में भी हमारे को जरूरत पड़ती है। और गेट वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% आप बिना टॉप के आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कोर्स से रिलेटेड इंजीनियरिंग के अंदर में सब्जेक्ट रहता है, अच्छी तरीके से पढ़िए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें और आगे भी आने वाले जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके लिए भी आपका एक बेस तैयार हो जाए। क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट्स कंप्यूटर फील्ड में रहते हैं वो कहीं ना कहीं बेस रहते हैं, आगे के कहीं ना कहीं पेपर्स में उनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ये मेरी तरफ से दोनों पेपर्स का जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन अभी तक था उसका मैंने आप लोगों को एक एनालिसिस करके दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड द शेयर करना मत भूलें। और हाँ, आप लोग जो है हमारा जो YouTube के ऊपर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि अमरावती यूनिवर्सिटी के लिए मटेरियल बनाया जा रहा है तो केवल आप लोगों को ही केवल सब्सक्राइब करना है, बाकी के लोग तो सब्सक्राइब करेंगे नहीं। तो जो अमरावती यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप लोगों का जो भी मटेरियल है उसके एनालिसिस यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ,
तो वो आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों के लाइक एंड आप लोगों के सब्सक्रिप्शंस बहुत जरूरी है। चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, मैं एक और छोटा सा वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसके अंदर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो हमारा जो टॉक का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। चलिए स्टॉप करते हैं अभी, थैंक यू।